दोस्तों, आज आप सुनेंगे मशहूर लेखक R.L. स्टाइन की गूज़बम्प्स सीरीज की एक कहानी। कहानी का नाम है अ स्केयरक्रो वॉक्स एट मिडनाइट और आप इसे सुनेंगे हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही घिसी पिटी बोरिंग से रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी A Scarecrow Walks at Midnight हिंदी में। चैप्टर 1। ए जॉडी, रुको! मैं पलटा। तेज धूप में मैंने आंखें मिचमिचाकर देखा। मेरा भाई मार्क अभी भी कंकरीले रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही था। गाड़ी धड़धड़ाती हुई जा चुकी थी। मैं उसे हरे भरे चरागाहों के बीच से सर्पिल गति से रेंगती हुई सी दूर जाती हुई देख पा रहा था। मैं स्टैनली की तरफ मुड़ा। वो मेरे नाना के खेतों में मजदूरी करता था। दोनों सूटकेस हाथों में उठाए वो मेरे बगल में खड़ा था। मैंने मुस्कुराकर उसे धीरे से कहा, अगर डिक्शनरी में सुस्त शब्द का अर्थ देखोगे तो तुम्हारे सामने मार्क की तस्वीर आ जाएगी। स्टैनली मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मुझे डिक्शनरी पसंद है जॉडी, कभी कभी तो मैं घंटों उसे पढ़ता हूँ। मैं जोर से चिल्लाया, हे मार्क, जल्दी चलो! लेकिन वो हमेशा की तरह अपना समय लगाकर धीरे धीरे ऐसे चल रहा था मानो नशे में हो। मैंने अपने सुनहरे बालों को कंधे के पीछे झटका और फिर स्टैनली की तरफ घूम गया। मार्क और मैं 1 साल से नाना के फार्म पर नहीं आए थे, लेकिन स्टैनली जरा भी नहीं बदला था। वो एकदम वैसा ही नजर आ रहा था। मेरी नानी हमेशा कहती हैं, वो एकदम नूडल्स की तरह दुबला पतला सींग-चू है। उसका डेनिम का ओवरऑल हमेशा उसके नाप से 5 साइज बड़ा ही लगता है। स्टैनली करीब 40-45 साल का होगा। उसने अपने काले बालों को क्रू कट स्टाइल में एकदम छोटा छोटा कटवा रखा है। उसके कान बहुत बड़े बड़े हैं और वो बाहर निकले रहते हैं और हमेशा लाल भी रहते हैं। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें मुझे पिल्ले की आंखों की याद दिलाती हैं। स्टैनली बहुत स्मार्ट नहीं है। नाना कर्ट हमेशा कहते हैं कि वो अपनी पूरी 100 वॉट की शक्ति काम में नहीं लेता, लेकिन फिर भी मार्क और मैं उसे पसंद करते हैं। वो बहुत ही सरल और विनोदी स्वभाव का है। हम जब भी नाना के घर जाते हैं उसके पास हमें दिखाने को ढेरों अजीब अजीब चीजें होती हैं। जॉडी, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। कहते कहते स्टैनली के गाल भी उसके कानों की तरह लाल हो गए। अब तुम कितने साल के हो गए हो? 12 का, और मार्क है 11 का, मैंने बताया। उसने एक पल सोचा और फिर बोला, ओह, तब तो तुम दोनों 23 हो गए। हम दोनों हंसने लगे। कोई नहीं जानता कि स्टैनली कब क्या कहेगा। मार्क हमारे बराबर आते हुए शिकायती लहजे में बोला, शायद मेरे कदम किसी घटिया सी चीज पर पड़ गए थे। मुझे हमेशा पता रहता है कि मार्क अब क्या कहने वाला है। मेरे भाई को सिर्फ 3 ही शब्द आते हैं, कूल, वियर्ड और ग्रोस। सच में यही उसकी पूरी शब्दावली है। उसके पिछले जन्मदिन पर मैंने उसे एक डिक्शनरी मजाक के तौर पर भेंट में दी थी। जब मैंने उसे वो दी तब भी वो बोला था, तुम वियर्ड हो। कैसा ग्रोस सा उपहार दिया है। स्टैनली के पीछे पीछे लाल पिकअप ट्रक की ओर जाते हुए मार्क ने अपने लंबे सफ़ेद जूतों को ज़मीन पर रगड़ा और अपनी पीठ के थैले को मेरी तरफ ढकेलते हुए बोला, जॉडी, मेरा थैला तुम पकड़ लो। मैंने कहा, किसी भी हाल में नहीं, खुद लेकर जाओ। उसके उस बैकपैक में उसका वॉकमैन, करीब 30 टेप्स, कॉमिक किताबें, गेम बॉय और कम से कम 50 खेलों की कार्ट्रिज थीं। मैं जानता था कि उसका इरादा पूरा महीना फार्म हाउस के पिछले घेरे हुए पोर्च में झूले में लेटे लेटे गाने सुनते हुए और वीडियो गेम खेलते हुए बिताने का था। मम्मी पापा ने मुझे हिदायत दी थी कि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मार्क घर से बाहर निकले और फार्म का आनंद उठाए। पूरे साल तो हम शहर में वैसे ही दड़बे की तरह घर में बंद रहते हैं। इसीलिए वे लोग हमें हर साल गर्मियों में नाना कर्ट और नानी मरियम के पास 1 महीने के लिए भेजते हैं ताकि हम बाहरी आबो हवा का आनंद ले सकें। हम ट्रक के पास रुक गए और स्टैनली अपने ओवरऑल में चाबी ढूंढते हुए बोला, अगर मौसम ठंडा ना हुआ तो आज बहुत गर्मी होने वाली है। ये ठेठ स्टैनली अंदाज में मौसम की सूचना थी। मैं वहां खड़ा गाड़ियों के पड़ाव स्थल के पार दूर तक फैले विशाल हरे भरे घास के मैदानों को देख रहा था। हजारों छोटे छोटे फाये जैसे सफ़ेद फूल साफ नीले आसमान के सामने मानो हवा में तैरते हुए नजर आ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। तभी मुझे छींक आ गई। ये बहुत ही स्वाभाविक था।
मुझे अपने नाना नानी के फार्म पर जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी एक ही समस्या है, मुझे वहाँ की करीब करीब हर चीज़ से ही एलर्जी है। इसीलिए मम्मी मेरी एलर्जी की दवा की खूब सारी बॉटल्स और ढेर सारे टिश्यूज़ साथ में रख देती हैं। स्टैनली ने हमारे दोनों सूटकेस पिकअप के पिछले हिस्से में डाल दिए। मार्क ने भी अपना बैकपैक उसमें रख दिया और बोला, क्या मैं पीछे बैठ सकता हूँ? असल में उसे ट्रक के पिछले हिस्से में सीधे लेटकर ऊपर आसमान में ताकना और ऊपर नीचे जोर जोर से उछलते हुए जाना बहुत पसंद है। स्टैनली बहुत ही बुरा ड्राइवर है। वो स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित करना और सही स्पीड में चलाना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, इसीलिए गाड़ी जल्दी जल्दी घूमती है और बार बार उछलती है। मार्क पिकअप के पिछले हिस्से में चढ़कर सूटकेसों के बगल में पसर गया और मैं स्टैनली के पास सामने बैठ गया। थोड़ी देर बाद हम फार्म की तरफ जाती संकरी घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। मैं धूल से सनी खिड़की से गुजरते हुए चरागाहों और फार्म हाउसों को देख रहा था। हर चीज़ कितनी हरी भरी और जीवंत नजर आ रही थी। स्टैनली ने एक फार्म हाउस की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर मॉर्टिमर अब यहाँ खेती नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैंने पूछा। क्योंकि वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। देखा आपने, मैंने कहा था ना। कोई नहीं जानता कि स्टैनली आगे क्या बोलने वाला था। अचानक हम सड़क पर एक गहरे गड्ढे में उछले। मार्क को जरूर पीछे बहुत मजा आ रहा होगा। सड़क उस छोटे से कस्बे से होकर जाती थी। ये कस्बा इतना छोटा था कि उसका कोई नाम ही नहीं था। वहाँ के लोग उसे बस टाउन कहते थे। यहाँ एक चारे की दुकान, एक गैस स्टेशन और किराना स्टोर, एक लोहे के सामान की दुकान, एक सफ़ेद मीनार वाली चर्च और एक डाक का डिब्बा है। चारे की दुकान के सामने 2 ट्रक खड़े थे और वहाँ और कोई नहीं था। मेरे नाना का फार्म टाउन से करीब 2 मील दूर है। जैसे जैसे हम पास पहुँच रहे थे, मैं मकई के खेतों को पहचान गया था। उछलती हुई खिड़की से बाहर देखते हुए मैं खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, मकई इतनी ऊंची हो चुकी है। क्या तुम मकई खा चुके हो? स्टैनली ने जवाब दिया, रात के खाने के समय खाई थी। अचानक उसने ट्रक को धीमा कर दिया और फिर नजरें मेरी तरफ घुमाकर धीमी आवाज में बोला, स्केयर क्रो आधी रात को हवा बनकर चलता है। हैं? मुझे लगा मैंने ठीक से उसकी बात सुनी नहीं। अपनी बड़ी बड़ी बच्चों जैसी भोली आंखें मुझ पर गड़ाए हुए उसने अपनी बात को दोहराया, स्केयर क्रो आधी रात को हवा बनकर चलता है। मैंने किताबों में ऐसा पढ़ा है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसकी इस बात का क्या जवाब दूं। मैं सिर्फ हंस दिया। मुझे लगा वो शायद मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं था। चैप्टर 2। हमारे सामने फैले हरे भरे फार्म को देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ये कोई बहुत बड़ा या अनोखा फार्म नहीं है, लेकिन इसकी हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मुझे भीनी भीनी खुशबुओं वाला खेत खलिहान पसंद है। दूर चरागाहों में रंभाती गायों की आवाज़ मुझे पसंद है। और उससे भी ज़्यादा पसंद है हवा में एक साथ लहराती झूमती हुई मकई की डंडियों को देखते रहना। रात में फायरप्लेस के सामने बैठकर नाना कर्ट से डरावनी भूत प्रेतों की कहानियां सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। और कहना पड़ेगा कि नानी मरियम के बनाए हुए चॉकलेट चिप्स पैनकेक भी इतने टेस्टी होते हैं कि शहर में अपने घर पर भी मैं उनको सपनों में देखता रहता हूँ। जब हम दौड़कर नाना नानी के गले मिलते हैं तो उनके चेहरों पर झलकती खुशी को देखकर भी दिल खुशी से भर जाता है। मैं ट्रक में से सबसे पहले उतरा। मार्क हमेशा की तरह सुस्त था। मुझसे अब नाना नानी का इंतज़ार नहीं किया जा रहा था, इसलिए मैं दौड़ते हुए उनके फार्म हाउस के पीछे वाले पोर्च में पहुंच गया। नानी मरियम दोनों हाथ फैलाए हुए डगमगाते कदमों से बाहर आईं। जाली का दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया, लेकिन तभी नाना कर्ट भी उसे ठेलते हुए जल्दी से बाहर निकले। मैंने तुरंत इस बात पर गौर किया कि वो पहले से ज्यादा लंगड़ाने लगे थे। वो एक सफ़ेद छड़ी पर पूरी तरह झुके हुए थे। पहले उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस सब के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि मार्क और मैं उनके गले लगे हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। नानी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए थे। वो बोली, तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। कितना लंबा समय हो गया था तुम्हें देखे हुए। और फिर वही सामान्य बातें कि हम कितने लंबे हो गए हैं, कितने बड़े लग रहे हैं, वगैरह वगैरह। नाना जी ने अपनी सफ़ेद लटों को लहराते हुए कहा, जॉडी, तुम्हें ये सुनहरे बाल कहाँ से मिले? मेरे परिवार में तो ऐसे बाल किसी के नहीं हैं। ये ज़रूर तुम्हें अपने पिता के परिवार वालों से मिले होंगे, या फिर मेरे ख्याल से ये कुछ और बात है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि तुमने इनको बाजार से खरीदा है। ये उनका छोटा सा मजाक था।
हर गर्मी में वो मेरा ऐसे ही स्वागत करते थे। ये बात कहते कहते उनकी आंखें उत्साह से चमक उठती थीं। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये विग ही तो है। और फिर उन्होंने शरारती लहजे में मेरे लंबे सुनहरे बालों को खींचा। मार्क ने सवाल किया, नाना जी, क्या आपने केबल ले लिया है? केबल टीवी? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 3 चैनल तो आते ही हैं, उससे ज्यादा हमें और कितने चाहिए? मार्क ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए दुखी स्वर में कहा, MTV नहीं आता। नानी ने बात बदल दी और बोली, अरे चलो चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें जोर की भूख लगी होगी। मैंने सूप और सैंडविच बनाए हैं। रात को हम लोग चिकन और कॉर्न खाएंगे। इस साल कॉर्न बहुत मीठी हुई है और मैं जानती हूँ कि कॉर्न तुम लोगों को कितनी पसंद है। मैंने घर के अंदर जाते नाना और नानी को गौर से देखा। दोनों ही मुझे पहले से ज्यादा बूढ़े और थके हुए लगे। वो पहले से ज्यादा धीरे धीरे चल रहे थे और नाना कर्ट ज्यादा लंगड़ा रहे थे। नानी मरियम नाटी और मोटी सी हैं। उनका गोल चेहरा लाल लाल घुंघराले बालों से घिरा हुआ है। वे चौकोर चश्मा लगाती हैं, जिससे वो काफी पुराने फैशन की नजर आती हैं। उन्हें घर में बड़े खुले खुले गाउन पहनना पसंद है। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी उनको पैंट या जीन्स में देखा हो। नाना कर्ट लंबे और चौड़े कंधों वाले हैं। मम्मी हमेशा कहती हैं कि जब वो जवान थे तो बहुत ही हैंडसम थे, बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह। उनके सफ़ेद बाल अभी भी काफ़ी मोटे और घुंघराले हैं, जिनको वो गीला करके अपने सिर पर सीधा सपाट चिपका लेते हैं। उनकी नीली आंखें चमकती हुई नजर आती हैं और उनके पतले चेहरे पर छोटी सफ़ेद खूंटीदार दाढ़ी है। उन्हें शेव करना पसंद नहीं है। आज उन्होंने हरे लाल रंग की पट्टीदार लंबी बाहों की शर्ट पहन रखी थी। गर्मी के बावजूद ऊपर कॉलर तक उसके बटन बंद थे। नीचे गैटिस लगी बैगी जीन्स पहन रखी थी, जिसके एक घुटने पर दाग लगे थे। लंच में हमें खूब मज़ा आया। हम किचन की लंबी टेबल पर चारों तरफ बैठे थे। खिड़की से खिली खिली धूप अंदर आ रही थी और पिछवाड़े के खलिहान और उसके पीछे फैले मकई के खेत नजर आ रहे थे। मार्क और मैंने अपनी सारी खबरें नाना नानी को सुनाई। अपने स्कूल के बारे में कि हमारी बास्केटबॉल टीम चैंपियनशिप में भाग ले रही है, हमारी नई कार के बारे में, और ये भी कि पापा ने आजकल मूंछें रख ली हैं। पता नहीं क्यों स्टैनली को ये बड़ा ही हास्यजनक लगा और वो इतनी जोर जोर से हंसने लगा कि मटर का सूप पीते पीते हंसी से उसका गला चौक हो गया। नाना कर्ट को उसके पास जाकर उसकी पीठ थपथपानी पड़ी। ये जानना बड़ा ही मुश्किल है कि स्टैनली कब किस बात पर बुरी तरह से हंसने लगेगा। मार्क सही कहता है, स्टैनली बड़ा ही सनकी है। पूरे खाने के दौरान मैं एकटक अपने नाना नानी को ही देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही साल में वे इतना कैसे बदल गए थे। वो बहुत ही चुप चुप और बहुत ही सुस्त धीमे से लग रहे थे। नानी ने आलू के चिप्स का प्याला आगे बढ़ाते हुए कहा, स्टैनली तुमको अपने स्केयर क्रो दिखाएगा, है ना स्टैनली? नाना जी ने जोर से खंखार कर अपना गला साफ किया। मुझे ऐसा लगा मानो वो नानी को बात बदलने का संकेत दे रहे हों। स्टैनली ने बड़े ही गर्व के साथ कहा, मैंने उन्हें बनाया है। वो किताब, उससे मुझे पता चला कि कैसे बनाने हैं। नाना कर्ट ने बात बदलते हुए मार्क से पूछा, तो क्या तुम अभी भी गिटार सीख रहे हो मार्क? मैं समझ गया कि किसी कारण से नाना जी स्टैनली के स्केयर क्रोज के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। मार्क ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैंने अपनी नॉर्मल वाली गिटार बेचकर अब इलेक्ट्रिक गिटार ले ली है। स्टैनली ने कहा, मतलब अब तुम्हें गिटार को प्लग इन करना पड़ता है? और फिर वो फिर से ठीठी करके हंसने लगा, जैसे उसने कोई बहुत ही बढ़िया मजाक किया हो। नानी ने मार्क से कहा, कितनी शर्म की बात है कि तुम अपना गिटार साथ नहीं लाए। मैंने मार्क को चिढ़ाते हुए कहा, अरे अच्छा ही हुआ नहीं लाया, वरना गायें फटा दूध देने लगती। नाना कर्ट धीरे से बुदबुदाए, वो तो पहले से ही फटा दूध दे रही हैं। अचानक डरे हुए स्वर में विस्फारित नेत्रों से स्टैनली ने कहा, ये तो बहुत ही अशुभ है। जब गायें फटा दूध देने लगें तो वो बहुत अशुभ होता है। नानी ने कोमलता से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त करते हुए कहा, अरे सब ठीक है स्टैनली, नाना कर्ट तो तुम्हें छेड़ रहे थे बस। तभी नाना जी बोले, बच्चों, अगर तुम लोगों ने नाश्ता खत्म कर लिया हो तो स्टैनली के साथ चले जाओ, वो तुम्हें फार्म पर घुमा कर लाएगा। मैं भी साथ में चलता, लेकिन मेरा पैर, ये फिर से थोड़ा ड्रामा करने लगा है। नानी मेज़ पर से बर्तन हटाने लगी और मैं मार्क के साथ स्टैनली के पीछे पीछे पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। एक तरफ फलों के बगीचे में मैंने हमिंग बर्ड को मंडराते देखा। लंबे हरे भरे अहाते के पीछे पुराना खलिहान था
उसकी सफ़ेद दीवारें गंदी हो गई थीं और उन पर से पपड़ियाँ उतर रही थीं। अब उस पर पेंट करने की ज़रूरत थी। दरवाजे खुले हुए थे और उनमें से पुआल के गट्ठर झांक रहे थे। खलिहान के दाहिनी तरफ एकदम मक्की के खेतों के पास एक छोटा सा गेस्ट हाउस था, जहां स्टैनली अपने लड़के स्टिक्स के साथ रहता था। मैंने उससे पूछा, अरे स्टैनली, स्टिक्स कहाँ है? वो लंच के समय पर क्यों नहीं था? स्टैनली ने गुमसुम से स्वर में उत्तर दिया, वो शहर गया है, खच्चर पर शहर गया है। मुझे उसकी बात अजीब सी लगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मक्की के खेतों में कई गहरे रंग की आकृतियां खड़ी थीं, वही स्केयर क्रोज जिनके बारे में नानी ने चर्चा शुरू की थी। एक हाथ से सूरज की रोशनी से आंखों को बचाते हुए मैंने उनकी ओर देखा और फिर मैं चिल्लाया, अरे इतने सारे स्केयर क्रोज! पिछली गर्मी में तो बस एक ही था, तो फिर अब इतने सारे क्यों हैं? स्टैनली ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। अपने डेनम के बैगी ओवरऑल की जेबों में हाथ डाले वो बस लंबे लंबे डग भरता रहा। तभी शिकायती स्वर में मार्क ने कहा, अरे यार, हम इस फार्म को सैकड़ों बार देख चुके हैं, हमें फिर से ये शानदार यात्रा क्यों करनी है? अपना दिमाग जरा ठंडा रखो मार्क। हम जब भी यहाँ आते हैं तो फार्म का चक्कर जरूर लगाते हैं, पता है ना? ये यहाँ की परंपरा है। मार्क धीरे से कुछ बड़बड़ाया। वो सच में बहुत ही आलसी है, थोड़ा भी हाथ पैर हिलाने में उसे जोर आता है। स्टैनली खलिहान के बाद अब मक्की के खेतों की ओर आगे आगे जा रहा था। मक्की की डंडियां मेरे सिर से काफी ऊपर थीं और उनके सुनहरे फुंदे चटकीली धूप में चमक रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर भुट्टे की एक बाल तोड़ी और दांत निपोड़ते हुए बोला, देखते हैं ये तैयार हुए हैं या नहीं। उसने उस बाल को बाएं हाथ में पकड़ा और दाएं हाथ से उसका छिलका उतारने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने सारे छिलके उतार दिए और अंदर से भुट्टा नजर आने लगा। मैंने आंखें फाड़कर उसे देखा और डर से मेरी चीख निकल गई। चैप्टर 3। ये कितना घिनौना है! मैं जोर से चिल्लाया। भौंडा है! मार्क ने भी मेरा साथ दिया। वो भुट्टा बहुत ही घृणित भूरे रंग का दिखाई पड़ रहा था। असल में वो कीड़ों से ढका हुआ था, सैकड़ों रेंगते हुए भूरे रंग के कीड़े। स्टैनली जोर से चिल्लाया, नहीं, ये अशुभ है, बहुत ही अशुभ। किताब में ऐसा लिखा है। मैंने नीचे भुट्टे की बाल की तरफ ताका। कीड़े कुलबुलाते हुए भुट्टे पर से नीचे मिट्टी में गिर रहे थे। अरे स्टैनली, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं तो इसलिए चीख पड़ा था क्योंकि अचानक इसे देखकर मैं हैरान हो गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। नाना जी ने मुझे बताया था कि कभी कभी कीड़े भुट्टे में घुस जाते हैं। स्टैनली ने कांपती आवाज में जोर देकर कहा, नहीं, ये बहुत अशुभ है, ऐसा वो किताब कहती है। कौन सी किताब? मेरी किताब, मेरी अंधविश्वासों की किताब। तुम अंधविश्वासों की किताब पढ़ रहे हो? हाँ, वो बहुत अच्छी किताब है, उससे मुझे सब पता चल जाता है और वो सब कुछ सच भी होता है, सब कुछ। अब मुझे फिर से उस किताब में देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि इस खराब भुट्टे का क्या किया जाए। कहते कहते वो बहुत ही उत्तेजित हो गया, इतना कि मुझे डर लगने लगा। मैं उसे अपने बचपन से जानता हूँ। उसे नाना जी के यहाँ काम करते हुए 20 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे। माना कि वो हमेशा से थोड़ा अजीब सा तो रहा है, लेकिन मैंने उसे पहले कभी भुट्टे की बाल जैसी साधारण सी चीज के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा था। उसका ध्यान उधर से हटाने के लिए मैंने उसे कहा, अच्छा ठीक है, चलो हमें स्केयर क्रो दिखाओ। हाँ ठीक है। ऐसा लगा जैसे वो अभी भी गहरी सोच में था। फिर वो मुड़ा और भुट्टे की लंबी लंबी डालियों के बीच से रास्ता दिखाते हुए आगे चल दिया। जैसे जैसे हम उनके पास से गुजरते वे चरमराते और लगता जैसे वो एक अजीब सा आर्तनाद कर रहे हों, एक बहुत ही बेचैन और परेशान सी आवाज। अचानक मेरे ऊपर एक परछाई पड़ी। उनमें से एक गहरे रंग का स्केयर क्रो हमारे सामने उठ खड़ा हुआ। उसने एक चिथड़ा चिथड़ा फटा काला कोट पहन रखा था जिसमें घास फूस भरा था। उसके दोनों हाथ अकड़कर फैले हुए थे। ये स्केयर क्रो काफी लंबा था और मेरे सिर से भी ऊंचा था, इतना ऊंचा कि वो मकई के लंबे गाछ के भी ऊपर खड़ा था। उसका रंग सिर उड़े मैले टाट के थैले से बना था जिसमें पुआल भरा हुआ था। उसके ऊपर काले रंग से आंखें और भयानक रूप से डराने वाली भौहें पेंट की गई थीं। सिर पर एक पुराने फैशन का टूटा फूटा टोप था। मैंने स्टैनली से पूछा, क्या ये तुमने बनाया है? और तभी मैंने मक्की के बीच से उभर कर
बहुत सारे दूसरे स्केयरक्रोज को भी तनकर खड़े होते देखा। उन सबके चेहरों पर वही डरावनी त्योरियां थीं। स्टैनली ने धीमी आवाज में कहा, इनको मैंने ही बनाया है। उस किताब ने मुझे बनाना सिखाया था। मेरे एकदम नज़दीक खड़े होते हुए मार्क ने कहा, ये काफ़ी डरावने लगते हैं। फिर उसने स्केयरक्रो का तिनको वाला हाथ पकड़कर हिलाया और पूछा, हेलो, क्या कर रहे हो? स्टैनली बोल पड़ा, स्केयरक्रो हवा बनकर आधी रात को चलता है। ठीक यही बात उसने स्टेशन पर भी उस दिन कही थी। ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो? इस बात का क्या मतलब है स्टैनली? उस किताब ने मुझे उनको चलाना सिखाया है। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम स्केयरक्रोज को चलाते हो? स्टैनली की आंखें मेरी आंखों से मिली। उसके चेहरे पर एक बार फिर से वही रहस्यमय भाव था, जैसे ये कह रहा हो, मैं जानता हूं ये काम कैसे किया जाता है। उस किताब में सब लिखा है। मैंने भी पलटकर उसको घूरा। मैं बड़े ही असमंजस में था। समझ नहीं आया कि उसे क्या कहूं। स्टैनली फुसफुसाते हुए बोला, जॉडी, मैंने उनको चलाया था। मैंने पिछले हफ्ते उन्हें चलाया था और अब मैं उनका मालिक हूं। हैं? स्केयरक्रो का मालिक? तुम कहना क्या चाहते हो स्टैनली? मैंने हकलाते हुए कहा। तभी मैंने कनखियों से देखा कि स्केयरक्रो की बाँह हिल रही थी। मैं चुप हो गया। जैसे ही उसकी बाँह ऊपर उठी, पुआल कड़कड़ाया और उसका सूखा हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ा, और तभी मैंने अपने चेहरे पर सूखी घास का ब्रश सा फिरता हुआ महसूस किया। चैप्टर 4। काले कोट की बाँह से बाहर निकला हुआ नुकीला चुभने वाला तिनका मेरी गर्दन से रगड़ा और मेरी चीख निकल गई। ये तो जिंदा है! और फिर मैं जल्दी से जमीन पर गोता लगाकर चारों हाथों और पैरों पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं मार्क और स्टैनली की प्रतिक्रिया देखने के लिए पीछे मुड़ा। वे शांति से मुझे देख रहे थे। तो क्या उन्होंने उस स्केयरक्रो को मेरा गला घोंटने की कोशिश करते हुए नहीं देखा? तभी स्टैनली का बेटा स्टिक्स चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान लिए स्केयरक्रो के पीछे से बाहर निकला। मैं समझ गया कि उसी ने ये नाटक किया था। मैं गुस्से से जोर से चिल्लाया, स्टिक्स, कितने बदतमीज हो तुम! तुमने मुझे डरा दिया था। स्टिक्स हंसते हुए बोला, तुम शहरी बच्चे बड़ी जल्दी डर जाते हो। क्या तुमने सच में सोच लिया था कि वो स्केयरक्रो हिल रहा है? तभी स्टैनली ने फिर से कहा, मैं स्केयरक्रो को चला सकता हूं। मैंने ऐसा किया है। ये सब उस किताब में लिखा है। स्टिक्स की हंसी गायब हो गई। उसकी गहरे रंग की आंखों से चमक एकदम मंदी पड़ गई और वो बुदबुदाया, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है डैड। स्टिक्स अभी 16 साल का है। वो लंबा और दुबला पतला है। उसके हाथ पैर एकदम लंबे और पतले हैं, इसीलिए उसका प्यार से नाम स्टिक्स पड़ गया है। वो अपने आप को काफ़ी दृढ़ कठोर दिखाने की कोशिश करता है। उसके कॉलर के नीचे तक लंबे काले बाल हैं, जिनको वो शायद ही कभी धोता है। एकदम कसी चिपकी हुई कमीज और घुटनों पर से फटी मैली जीन्स पहने रहता है। वो दूसरों का बहुत मजाक उड़ाता है और उसकी गहरे रंग की आंखों की तरफ देखने से ऐसा लगता है मानो वो आपके ऊपर हंस रही हों। वो मुझे और मार्क को शहरी बच्चे कहकर बुलाता है। हमारे साथ हमेशा बेहुदे मजाक करता रहता है। मुझे लगता है कि उसे मार्क और मुझसे ईर्ष्या होती है, क्योंकि अपने पिता के साथ उस छोटे से गेस्ट हाउस में रहकर फार्म पर काम करते हुए बड़े होना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। मेरा मतलब है कि स्टैनली एक बच्चे की तरह ज्यादा और पिता की तरह कम व्यवहार करता है। मार्क ने स्टिक्स को कहा, मैंने तुम्हें वहां पीछे देख लिया था, इसीलिए तो मैं तुमसे डरा नहीं। मैंने मार्क को चुप करवाया और फिर गुस्से से स्टिक्स से कहा, मैं देख रहा हूं स्टिक्स कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। उसने बड़े ही व्यंग्य भरे लहजे में मेरी बात का जवाब दिया, तुम्हें भी देखकर मुझे अच्छा लग रहा है जॉडी। तो शहरी बच्चे एक बार फिर से गांव के मूर्ख गवारों के साथ 1 महीना बिताने आ गए हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है स्टिक्स? स्टैनली ने बीच में ही कहा, झगड़ा मत करो। भुट्टों के भी कान होते हैं, पता है? मकई के कान होते हैं। खेतों में भूत हैं। स्टिक्स गुस्से से बड़बड़ाया, क्या डैड, आप उस अंधविश्वासों वाली किताब के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रहे हैं। अरे वो किताब बिल्कुल सच है, एकदम सच। स्टिक्स ने अपने पिता को घूरा और फिर उदास स्वर में बोला, यहाँ सब कुछ बहुत अलग हो गया है, पहले से एकदम अलग। अच्छा मार्क, ये बताओ,
क्या आज दोपहर में फुटबॉल खेलोगे? मार्क ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। अभी तो बहुत गर्मी है, स्टिक्स ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हैं, तुम अभी भी रोंदो ही हो, और वैसे ही थुल जैसे पहले थे। अरे, तुम्हारी पीठ पर कुछ है, जरा घूमो तो। आज्ञाकारी बनते हुए मार्क पीछे घूम गया। स्टिक्स जल्दी से नीचे झुका और कीड़ों भरा भुट्टा उठाकर उसने मार्क की टी शर्ट में पीछे ठूंस दिया। जब मैंने अपने भाई को मुड़कर वापस फार्म हाउस की ओर चिल्लाते हुए भागते देखा तो मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। डिनर के समय सब शांत था। नानी के हाथ का बनाया हुआ चिकन हमेशा की तरह बहुत ही स्वादिष्ट था, और उन्होंने सुबह भुट्टों के बारे में जो कहा था वो भी ठीक ही था। भुट्टे वाकई बहुत मीठे थे। मार्क और मैंने मक्खन भरे 2-2 भुट्टे खा लिए। डिनर पर तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन मैं इस बात से काफ़ी दुखी था कि मेरे नाना नानी इस बार बहुत बदले बदले से लग रहे थे। नाना कर्ट पहले बिना रुके लगातार बातें करते रहते थे। उनके पास हमेशा दर्जनों मज़ेदार कहानियां सुनाने को होती थीं और बहुत से नए नए मजाक, लेकिन आज रात वो एक शब्द भी नहीं बोले। नानी भी काफ़ी चुप चुप सी थीं। दोनों ही तनावग्रस्त लग रहे थे, बेचैन और व्याकुल। वे दोनों टेबल के दूसरे छोर पर बैठे स्टैनली की तरफ देख रहे थे, जो दोनों हाथों से खा रहा था और उसकी ठोड़ी से मक्खन टपक रहा था। स्टिक्स उदास सा अपने पिता के उस पार बैठा था। वो पहले से भी ज्यादा रूखा लग रहा था। टेबल पर सिर्फ स्टैनली ही था जो खुश दिखाई दे रहा था। वो बड़े ही मज़े से अपना चिकन चबा रहा था और तीसरी बार उबले मसले आलू मांग रहा था। नानी मरियम बार बार उससे पूछ रही थी, स्टैनली, सब कुछ ठीक है? स्टैनली ने डकार ली और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ बुरा नहीं है। खाने के बाद हम सब बड़े से लिविंग रूम में बैठ गए। नाना कर्ट अपनी पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर पर धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहे थे और फायरप्लेस की तरफ देख रहे थे। नानी मरियम अपनी पसंदीदा बड़ी सी हरी ठूंस ठूंस कर भरी हुई आराम कुर्सी पर नाना जी के सामने बैठी थी। उनकी गोद में बागवानी की एक बंद मैगजीन रखी थी। स्टिक्स, जो पूरी शाम चुप चुप था, अचानक गायब हो गया। स्टैनली दीवार से पीठ सटाए बैठा टूथपिक से अपने दांत कुरेद रहा था। मार्क लंबे हरे काउच पर पसरा हुआ था। मैं उसके दूसरे छोर पर बैठकर कमरे में चारों तरफ देखने लगा। कमरे के दूसरे कोने में एक 8 फुट ऊंचा बड़ा सा भरा हुआ भूरे रंग का भालू अपनी पिछली टांगों पर सीधा खड़ा था। बहुत साल पहले नाना कर्ट ने अपनी एक शिकार यात्रा के दौरान उसे मारा था। भालू के बड़े बड़े पंजे ऐसे बाहर निकले हुए थे मानो अभी झपट पड़ेगा। उस स्टफ्ड भालू को देखकर अभी भी मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ जाती है। नाना कर्ट धीरे धीरे झूलते हुए अपनी आंखें उस खौफनाक जानवर की ओर गड़ाए हुए याद करते हुए बोले, ये एक खूनी भालू था। जब मैंने इसे मारा उससे पहले ये 2 शिकारियों को चीर फाड़ चुका था। मैंने उनकी जान बचाई। मैं थरथराकर कांप उठा और मैंने भालू की तरफ से अपनी नजरें घुमा ली। मैं उस भालू से बहुत ही घृणा करता था। पता नहीं क्यों नानी नाना को उसे लिविंग रूम में रखने देती थी। तभी मैंने नाना जी से कहा, नाना जी, एक डरावनी कहानी हो जाए। नाना जी ने पलटकर मुझे घूरा। उनकी नीली आंखें अचानक नीरस और निस्तेज हो गईं। मार्क ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हम लोग आपकी कहानियों का ही तो इंतजार कर रहे हैं। हमको वो अलमारी में सिरकटे लड़के वाली कहानी सुनाइए ना प्लीज। नहीं नाना जी, कोई नई कहानी सुनाइए इस बार। नाना कर्ट ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए स्टैनली पर एक नज़र डाली और फिर धीमे स्वर में बोले, मैं थोड़ा थक गया हूँ बच्चों, अब मैं जाकर सोऊंगा। क्या नाना जी, कोई कहानी नहीं सुनाएंगे? मुझे कोई कहानी नहीं आती। इतना कहकर वो धीरे धीरे उठ खड़े हुए और अपने कमरे की तरफ चले गए। मैंने अपने आप से सवाल किया, यहाँ चल क्या रहा है? क्या चीज़ गड़बड़ है यहाँ? ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। लेकिन इस सवाल का उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। चैप्टर 5। रात में ऊपर अपने कमरे में जाकर मैंने रात को पहनने वाला एक लंबा कमीज पहन लिया। कमरे की खुली खिड़की से मंद मंद हवा अंदर आ रही थी। मैं खिड़की से नीचे झांकने लगा। एक बड़े सेब के पेड़ की परछाई नीचे लॉन पर पड़ रही थी। जहां घास खत्म होती थी वहां से मक्की के खेत पूरे चांद की रोशनी में दूर तक फैले नजर आ रहे थे। चांद की रोशनी में मक्की की डंडियां सोने की तरह चमक रही थीं और उनकी नीली परछाइयां खेतों में पड़ रही थीं। विशाल खेतों के पार कई स्केयरक्रो ऐसे तनकर खड़े थे मानो गहरे रंग की वर्दी में सिपाही खड़े हों। उनके कोट की बाहें मंद हवा में फरफरा रही थीं।
ऐसा लग रहा था मानो उनके धुंधले टाट के चेहरे मुझे घूर रहे हों। मेरे अंदर डर से एक ठंडी सुरसुरी सी दौड़ गई। इतने सारे स्केयर क्रो, कम से कम 1 दर्जन तो होंगे, एक लाइन में खड़े हुए, जैसे कोई सेना युद्ध में कूच करने के लिए तैयार हो। स्केयर क्रो हुआ बनकर आधी रात को चलता है। स्टैनली ने यही तो कहा था, धीमी डरावनी आवाज में, ऐसी आवाज में जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने बिस्तर के पास टेबल पर रखी घड़ी की तरफ देखा। अभी बस 10 ही बजे थे। मेरे मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया। मैंने सोचा, जब तक वो चलना शुरू करेंगे मैं सो चुका होऊंगा। और तभी मुझे छींक आई। लगता है मुझे रात और दिन दोनों ही टाइम की फार्म की हवा से एलर्जी है। मैं स्केयर क्रो की लंबी लंबी परछाइयों को देख रहा था। अचानक हवा के एक झोंके ने डंडियों को आगे झुका दिया, जिससे परछाइयां भी आगे की तरफ ऐसे लहराईं मानो गहरे सागर की लहरें हों। और फिर मैंने देखा कि वो स्केयर क्रो फड़फड़ाने लगे। मैं जोर से चिल्लाया, मार्क, जल्दी इधर आओ। चैप्टर 6। पूरे चांद की रोशनी में मैंने अपनी डरी हुई निगाहों से देखा कि उन काले स्केयर क्रोज ने अचानक चलना शुरू कर दिया था। उनकी बाहें फड़कीं, उनके टाट के गोल घड़े जैसे सिर आगे को झुके। सभी स्केयर क्रोज एक साथ झटक रहे थे, एक साथ जोर लगा रहे थे, खींच रहे थे, मानो वो खुद को खूंटों से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हों। मैं फिर से चिल्लाया, मार्क, जल्दी इधर आओ। मार्क हाँफते हुए मेरे कमरे में घुसा और बोला, क्या हुआ जॉडी? मैंने बड़ी ही उत्तेजना से उसे खिड़की पर आने का इशारा किया। वो देखो, वहां स्केयर क्रोज चल रहे हैं। खिड़की से पीछे हटते हुए मार्क ने कहा, अरे ये तो हवा है। तुम्हें क्या हो गया है जॉडी? वो तो बस हवा में इधर उधर हो रहे हैं। तुम गलत हो मार्क, एक बार फिर से देखो। उसने अपनी आंखें घुमाकर एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन फिर वो मुड़ा और खिड़की से बाहर झुककर काफी देर तक खेतों की तरफ ताकता रहा। मैंने तीखी आवाज में कहा, तुमको दिखता नहीं है क्या? वो सब एक साथ हिल रहे हैं, उनके हाथ, उनके सिर सब एक साथ हिल रहे हैं। जब मार्क खिड़की से हटा तो उसकी नीली आंखें डर से फैली हुई थीं। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोला। आखिरकार उसने बड़ी कठिनाई से थूक निगला और डरी हुई आवाज में धीरे से बोला, हमें नाना कर्ट को बता देना चाहिए। हम नीचे भागे, लेकिन नाना नानी सो चुके थे। अच्छा होगा हम कल सुबह तक इंतजार करें, मैं फुसफुसाया, और फिर हम दोनों ऊपर अपने कमरे में वापस आ गए। मुझे उम्मीद है सुबह तक हम सुरक्षित रहेंगे। फिर हम दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने खिड़की बंद करके अंदर से सिटकनी लगा ली। बाहर खेतों में अभी भी स्केयर क्रोज फड़फड़ा रहे थे और खुद को खूंटों से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक कंपकंपी के साथ मैं खिड़की से दूर हटकर पलंग पर गिर पड़ा और अपने कंबल को मैंने सिर तक तान लिया। लेकिन मैं सो नहीं सका। सारी रात उस भारी कंबल के अंदर बेचैनी से बस करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही मैं बेचैनी से बिस्तर से नीचे कूदा और नीचे दौड़ गया। सीढ़ियों पर मार्क भी मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने वही कल वाली जीन्स और काली टी शर्ट पहन रखी थी। उसने अभी तक बाल भी नहीं बनाए थे। उसके गले से एक ही शब्द निकला, पैनकेक। ये शब्द सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। एक पल के लिए मैं उन डरावने स्केयर क्रोज को भूल ही गया। नानी मरियम के मज़ेदार चॉकलेट चिप्स पैनकेक इतने नरम होते हैं कि मुंह में जाते ही पिघल जाते हैं, और उनके साथ मेपल सिरप में मिली गर्मा गर्म चॉकलेट सबसे स्वादिष्ट नाश्ता होता है। जब हम जल्दी जल्दी बैठक से होते हुए किचन की तरफ जा रहे थे तो मैंने हवा को सूंघने की कोशिश की कि शायद चूल्हे पर चढ़े पैनकेक की खुशबू को सूंघ सकूं, लेकिन मेरी नाक ऐसी बंद हो गई थी कि कोई गंध आ ही नहीं रही थी। मार्क और मैं तेजी से एक साथ रसोई में घुसे। नाना कर्ट और स्टैनली पहले ही टेबल पर बैठे थे। उनके सामने गर्मा गर्म कॉफ़ी का नीला पॉट रखा था। स्टैनली कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहा था और नाना सुबह के अखबार में चेहरा घुसाए हुए थे। हमें देखकर वो मुस्कुराए और सबने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा। मार्क और मैं टेबल पर बैठ गए। नानी के हाथों बने हुए पैनकेक के लिए हम दोनों बेसब्री से अपने हाथों को ऐसे मसल रहे थे जैसे कार्टून कैरेक्टर्स करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि हमें उस वक्त कैसा धक्का लगा होगा जब नानी ने हमारे सामने कॉर्नफ्लेक्स के बड़े बड़े प्याले लाकर रख दिए। मैं तो मानो रो ही पड़ा। मार्क के चेहरे से भी हैरानी और निराशा साफ झलक रही थी। कॉर्नफ्लेक्स नानी, आपने पैनकेक नहीं बनाए? स्टैनली पर नजरें गड़ाए हुए नानी ने जवाब दिया।
मैंने पैनकेक बनाने बंद कर दिए हैं जॉडी। पैनकेक खाने से मोटे हो जाते हैं। चलो अब कॉर्नफ्लेक्स नरम हो जाएं, उससे पहले जल्दी से इनको खा लो। मार्क और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। पिछली गर्मियों में तो हर सुबह नानी हमारे लिए चॉकलेट चिप्स पैनकेक की बड़ी सी थाक बनाकर रखती थी। यहाँ ये हो क्या रहा है? मैं एक बार फिर से सोच में पड़ गया। अचानक मुझे याद आया कि पहले दिन खेत में स्टिक्स ने मुझे फुसफुसाकर धीरे से कहा था, यहाँ हालात बदले हुए हैं। सचमुच यहाँ सब कुछ बदला बदला सा ही था, लेकिन ये पहले से अच्छा नहीं था। मुझे जोर की भूख लगी थी और मेरा पेट कुड़कुड़ा रहा था। मैंने चम्मच उठाया और बड़े ही बेमन से कॉर्नफ्लेक्स खाने लगा। तभी अचानक मुझे वो फड़कते हुए स्केयरक्रो फिर से याद आए। मैंने कहा, नाना जी, कल रात को मार्क और मैं बाहर खेतों की तरफ देख रहे थे तो हमें स्केयरक्रो नजर आए। वो हिल रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, मैंने अपने पीछे नानी को धीरे से हाँफती आवाज में कुछ कहते सुना। नाना ने अपना अखबार नीचे कर लिया और मेरी ओर आंखें सिकोड़ कर देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। स्टैनली एक दबी सी हंसी हंसा और बोला, वो जरूर हवा होगी जो उनको झोंके से हिला रही होगी। नाना कर्ट ने स्टैनली को घूरा और पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ, हवा ही थी वो, स्टैनली ने कहा। मैं जोर देकर बोला, लेकिन वो अपने डंडों से उतरने की कोशिश कर रहे थे। हमने साफ साफ देखा था, मैंने भी और मार्क ने भी। नाना जी ने तीखी नजरों से स्टैनली को घूरा। स्टैनली के कान सुर्ख लाल हो गए। निगाहें नीचे करते हुए उसने कहा, रात को बहुत तेज हवा चल रही थी और वो हवा में हिलते हैं। नाना और नानी ने अचानक खुशगवार मौसम के बारे में बातें करनी शुरू कर दी और मुझे महसूस हुआ कि वो स्केयर क्रो वाले टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहते। क्या इसलिए कि उन्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है, या फिर कोई और बात थी? नाना जी ने स्टैनली से कहा, गायों को चरागाह में छोड़ने के बाद तुम, जॉडी और मार्क छोटी नदी में मछली पकड़ने जा सकते हो। स्टैनली ने कॉर्नफ्लेक्स के डिब्बे पर आंखें गड़ाए हुए कहा, हाँ, हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं। मार्क ने जवाब दिया, बड़ा मज़ा आएगा। असल में मार्क को मछली मारना पसंद है। ये उसका पसंदीदा खेल है क्योंकि इसमें ज़्यादा हिलना डुलना नहीं पड़ता। नाना कर्ट की ज़मीन के आखिर में चरागाहों के पीछे एक छोटी सुंदर सी नदी है। वहाँ जंगल ही जंगल है और पुराने छाया वाले पेड़ों के नीचे से मंद गति से नदी बहती है। वो हमेशा मछलियों से भरी रहती है। अपना नाश्ता खत्म करके मैं नानी मरियम की ओर मुड़ा और मैंने उनसे पूछा, और आप आज क्या कर रही हैं नानी? शायद आप और मैं कुछ समय साथ बिता सकते हैं। और जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी और उनका हाथ मुझे दिखाई दिया, मैं बोलते बोलते रुक गया। वो हाथ भूसे का बना हुआ था। डर के मारे मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। चैप्टर 7। जॉडी, क्या बात है? नानी ने सवाल किया। मैं उनके हाथ की तरफ इशारा करने ही जा रहा था कि तभी वो मुझे साफ नजर आने लगा और मैंने देखा कि उनका हाथ तिनकों का नहीं बना हुआ था, बल्कि उनके हाथ में एक झाड़ू था। उन्होंने झाड़ू को हैंडल से पकड़ रखा था और उसके सिरों पर से फाहे निकाल रही थीं। मुझे जोर का एक झटका लगा। मैंने अपनी आंखें मलते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे अपनी एलर्जी की दवाई लेनी है। मेरी आंखों में इतना पानी आता है कि मुझे कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। मैं जिधर देखता मुझे स्केयर क्रो ही नजर आ रहे थे। ऐसे सनकीपन के लिए मैंने खुद को फटकारा। स्टैनली सही कह रहा था। पिछली रात वो जरूर हवा से ही हिल रहे थे और वो सब मेरा वहम था। वो सिर्फ हवा ही थी। बाद में स्टैनली हमें मछली पकड़ने ले गया। जब हम नदी की ओर जा रहे थे तो वो काफ़ी खुश था। नानी ने हमारे लंच के लिए जो बास्केट पैक की थी उसे झुलाते हुए स्टैनली मुस्कुराया और बोला, उन्होंने मेरी पसंद की सारी चीज़ें रखी हैं। स्टैनली ने अपनी बाईं बांह के नीचे 3 मछली मारने वाली रॉड्स दबा रखी थीं और दाएं हाथ में बांस की बड़ी सी टोकरी पकड़े हुए था। उसने मुझे और मार्क को कुछ नहीं पकड़ने दिया। कुनकुनी गर्म हवा से मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। बिना बादलों के साफ नीले आसमान में सूरज चमक रहा था। जब हम पिछवाड़े आंगन को पार करके जा रहे थे तो ताज़ी कटी घास के छोटे छोटे टुकड़े मेरे सफ़ेद जूतों पर चिपक गए। अब मेरी आंखें काफ़ी ठीक हो गई थीं। दवा से मुझे काफ़ी आराम मिला था। स्टैनली खलिहान के बाद मुड़ा और पिछली दीवार के साथ साथ तेज़ी से चलने लगा। वो गंभीर हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो गहराई से किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। तेज़ कदम बढ़ाते हुए मैंने उसे पुकारा, ओए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं?
शायद उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। टोकरी झुलाते हुए लंबे लंबे डग भरते वो फिर उसी दिशा में जाने लगा जिधर से हम आए थे। हाँफते हुए मार्क ने पुकारा, अरे रुको, हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं स्टैनली। स्टैनली ने गंभीरता से सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोला, हमें खलिहान के चारों तरफ 3 चक्कर लगाने हैं। लेकिन क्यों? ये हमारे मछली पकड़ने के लिए लकी होगा, ऐसा किताब में लिखा है। सब कुछ उस किताब में लिखा है। मैंने ये कहने के लिए मुंह खोला कि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर मैंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि वो उस अंधविश्वासों वाली किताब के बारे में काफ़ी गंभीर था। थोड़ी देर बाद हमारे चक्कर खत्म हो गए और हम सीधे सीधे मिट्टी के रास्ते पर चलने लगे। चलते चलते मैं सोच रहा था, क्या स्टिक्स भी अपने पिता की तरह उन अंधविश्वासों में यकीन करता होगा? मैंने स्टैनली से सवाल किया, स्टिक्स कहाँ पर है? वो घर के काम कर रहा है, स्टैनली ने बताया। वो काम बहुत अच्छी तरह करता है, पर वो जल्दी ही आ जाएगा। स्टिक्स मछली पकड़ने की ट्रिप कभी नहीं छोड़ता। धूप काफ़ी तेज हो गई थी। मेरे चेहरे और कंधों पर तीखी धूप पड़ रही थी। मैंने सोचा कि दौड़कर वापस जाऊं और सनब्लॉक क्रीम लेकर आ जाऊं। जैसे जैसे हम मक्की की डालियों की ऊंची कतारों के पास से गुजर रहे थे, मुझे ऐसा लगा मानो गहरे रंग के कपड़े पहने स्केयरक्रो मुझे घूर रहे हों। उनके पीले निस्तेज रंगे हुए चेहरे मेरा पीछा करते हुए प्रतीत हो रहे थे। और क्या उनमें से एक ने अपना तिनकों वाला हाथ मेरी तरफ हिलाने के लिए अभी ऊपर उठाया था? फिर दूसरे ही पल मैंने खुद को ऐसे बेवकूफ़ी भरे विचारों के लिए झिड़का और अपनी आंखें उधर से घुमा लीं। मैंने मन ही मन खुद से कहा, जॉडी, अब उन स्केयर क्रोज के बारे में सोचना बंद करो। इतना सुंदर खूबसूरत दिन है, टेंशन को छोड़ो और मज़े करो। जब हमने जंगल में कदम रखे तो वहाँ काफ़ी ठंडक और छाया थी। मार्क ने रिरियाते हुए कहा, क्या हम बाकी रास्ते के लिए टैक्सी नहीं ले सकते? ये ठेठ मार्क स्टाइल का मजाक था। अगर वहाँ मिलती होती तो मार्क सचमुच ही टैक्सी ले लेता। स्टैनली हंसते हुए बोला, ये शहरी बच्चे भी ना बस। रास्ता खत्म हो गया और हम पेड़ों के बीच से चलते रहे। जंगल में पाइन के पेड़ों की ताज़ी खुशबू आ रही थी। तभी मैंने एक छोटी सी भूरी सफ़ेद गिलहरी को फुर्ती से एक पेड़ की खोह में घुसते देखा। पास ही नदी की धारा का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। अचानक स्टैनली रुक गया। उसने झुककर एक पाइन कोन उठाया। उसकी मछली पकड़ने की 3 रॉड नीचे गिर गई, लेकिन उसका उस पर ध्यान नहीं गया। वो पाइन कोन को अपने चेहरे के पास लाकर उसे ध्यान से देखने लगा, मानो कुछ सोच रहा हो। सूखे कोन को हाथ में घुमाते हुए उसने कहा, अगर पाइन कोन छायादार साइड में हो तो इसका मतलब है कि सर्दियां लंबी होंगी। क्या ये भी तुम्हारी किताब में लिखा है? मार्क ने सवाल किया। स्टैनली ने हाँ में सिर हिलाया और पाइन कोन को वहीं रख दिया जहां से उसे उठाया था। कोन अभी भी चिपचिपा है, ये अच्छा संकेत है, उसने बड़े ही गंभीरता से कहा। मार्क जोर से हंसने लगा। मैं जानता हूं कि वो कोशिश कर रहा था कि हंसे नहीं, लेकिन बरबस ही उसकी हंसी निकल आई थी। स्टैनली की बड़ी बड़ी आंखों में तकलीफ उभर आई। उड़ा लो मजाक, लेकिन मैं बता देता हूं मार्क, ये सब कुछ सच है, सब कुछ। मार्क ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तब तो मैं भी उस किताब को पढ़ना चाहूँगा। वो बहुत मुश्किल किताब है, कुछ शब्द तो मुझे भी समझ में नहीं आते, स्टैनली ने कहा। उनकी इस बात को यहीं ख़त्म करने के लिए मैंने बीच में ही टोका, अरे मुझे नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है, चलो चलो, मैं चाहता हूँ कि हम लंच से पहले थोड़ी मछलियाँ तो ज़रूर पकड़ लें। हम तीनों उथली नदी में उतर गए। मार्क तो किनारे की घास पर लेटकर मछली पकड़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे विश्वास दिलाया कि पानी में खड़े होकर पकड़ना ज़्यादा आसान होता है और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मार्क भुनभुनाया, हाँ, कुछ तो ज़रूर पकड़ ही लूँगा, निमोनिया पकड़ूंगा मछली की बजाय। स्टैनली ज़ोर से हंस पड़ा। उसने पिकनिक बास्केट को हरी घास पर रख दिया और अपने डेनिम के ओवरऑल की टांगें ऊपर को मोड़ने लगा। एक डंडे को हाथ में उठाए हुए वो पानी के अंदर उतर गया। पानी बहुत ठंडा है, फिसलन भरी चट्टानों पर अपना संतुलन बनाए रखते हुए वो चिल्लाया। मैंने स्टैनली को आवाज़ लगाई, स्टैनली, तुम कुछ भूल तो नहीं गए हो? क्या भूल गया हूँ जॉडी? मछली का चारा, उसके बिना मछली कैसे पकड़ोगे? उसने अपनी रॉड के खाली हुक को देखा और उसमें लगाने के लिए केंचुआ लेने वापस किनारे की ओर बढ़ा। कुछ मिनटों बाद हम तीनों पानी में थे। पहले तो मार्क ने शिकायत की कि पानी कितना ठंडा है और उसके नाजुक पैरों को कड़ी चट्टानों से चोट पहुंच रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी आखिरकार घुस ही गया।
यह नदी सिर्फ 2 फुट गहरी थी। पानी काफी साफ था और चट्टानों पर चक्कर खाते हुए, भंवर बनाते हुए, उतार चढ़ाव के साथ तेजी से गिर रहा था। मैंने अपनी डोरी पानी में लटका दी और लाल प्लास्टिक के गोले को पानी के ऊपर तैरते हुए देखने लगा। अगर वो डूबने लगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मछली ने चारे पर मुंह मार लिया है। नीचे ठंडा पानी खूबसूरती से कल कल बह रहा था और ऊपर चेहरे पर सूरज की हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी। काश यहाँ पानी इतना गहरा होता कि मैं उसमें तैर सकता। तभी मार्क खुशी से चिल्लाया, ए, मुझे कुछ मिला। स्टैनली और मैंने मुड़कर देखा कि वो अपनी बंसी को खींच रहा था, पूरा जोर लगाकर। लगता है बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी, उसने जोश से कहा। आखिर में उसने एक बड़े झटके से बंसी को खींचा और हरी घास का एक मोटा सा गुच्छा ऊपर आ गया। मैंने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए उसे छेड़ा। ये तो बड़ा अच्छा है मार्क, वाकई काफी बड़ा है। जवाब में मार्क ने बुरा सा मुंह बनाते हुए मुझे घूरा। मैंने मुस्कुराते हुए एक भिनभिनाती हुई मक्खी को भगाया और अपनी बंसी पर ध्यान केंद्रित करने लगा। लेकिन मेरा मन इधर उधर भटकने लगा। मैं जब भी मछली पकड़ने बैठता हूँ, मेरा मन ऐसे ही भटकता रहता है। मैंने एक बार फिर से खुद को खेतों में खड़े लंबे लंबे स्केयर क्रोज के बारे में सोचते हुए पाया। वो अंधेरे में चौकन्ने से खड़े बहुत डरावने लग रहे थे। उन सभी के रंगे पुते चेहरों पर एक समान कठोर दृष्टि थी। मैं उन्हीं की कल्पना कर रहा था कि तभी एक हाथ मेरे टखने से लिपट गया। ये तिनके के स्केयर क्रो का हाथ था। वो पानी से बाहर आया। उसने मेरे टखने को घेरा और अपनी गीली ठंडी पकड़ को मेरे पैर के चारों तरफ कसने लगा। चैप्टर 8। मैं चीखा और मैंने उस हाथ को धकेलने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर चिकनी चट्टानों पर फिसल गए। मैं लड़खड़ाकर पीछे की तरफ लुढ़क गया। पानी में गिरते ही मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन स्केयर क्रो वहीं डटा रहा। पानी मेरे ऊपर से बह रहा था और मैं पीछे हाथ पैर मार रहा था। और तब जाकर मैंने देखा कि हरे घास पतवार के गुच्छे मेरे पैर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। मैं जोर से कराहा, ओह नहीं, ये कोई स्केयर क्रो नहीं थे, सिर्फ घास थी। मैंने अपना पैर पानी में डाल दिया और बिना हिले डुले पीठ के बल पड़ा रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एक बार फिर से मुझे जोर का झटका लगा था। मैंने नजरें उठाकर मार्क और स्टैनली की तरफ देखा। वो मुझे घूर रहे थे। वो इतने हैरान से थे कि हंस भी नहीं पा रहे थे। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए मैंने उनको चेतावनी दी, एक शब्द भी मत बोलना। मैं सावधान कर रहा हूं तुम लोगों को, कुछ मत बोलना। मार्क जोर से हंसने लगा। स्टैनली ने मजे लेते हुए कहा, ओहो, मैं तौलिया तो लाया ही नहीं। माफ करना जॉडी, मुझे पता नहीं था कि तुम तैरना चाहोगे यहाँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी टी शर्ट और हाफ पैंट भीग गए थे। मैं अटपटे ढंग से डंडे को पकड़े किनारे आने का प्रयास करने लगा। मुझे कोई तौलिया वालिया नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। लेकिन तुमने सारी मछलियों को डराकर भगा दिया है जॉडी। मार्क अभी भी हंस रहा था। मेरे ख्याल से वो इधर नीचे की तरफ ज़्यादा अच्छी तरह खा रही हैं। मैंने स्टैनली को मार्क से ये कहते हुए सुना। मैं मुड़ा और मैंने देखा कि वो नदी के एक मोड़ के पीछे अचानक गायब हो गया। मार्क उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो दोनों घने पेड़ों की ओट में नज़रों से छुप गए। मैंने नदी के पानी को निकालने के लिए अपने बालों को निचोड़ा और फिर उनको पीछे कंधे पर झटक दिया। तभी मुझे कुछ चरमराने की आवाज़ सुनाई दी। क्या ये किसी के कदमों की आवाज़ थी? मैं पलटा और मैंने पेड़ों की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक और गिलहरी सूखे भूरे पत्तों के गलीचे पर से फुर्ती से दौड़ गई। क्या किसी आदमी ने या किसी चीज़ ने गिलहरी को डरा दिया था? मैं ध्यान से सुनने लगा। फिर से कदमों की चरमराहट और सरसराहट की आवाज़। कौन है वहाँ? एक बार फिर से सिर्फ सरसराहट। स्टिक्स, क्या वहाँ पर तुम हो स्टिक्स? अब मेरी आवाज़ कांपने लगी थी। कोई उत्तर नहीं आया। मैंने अपने आप से कहा, ये ज़रूर स्टिक्स ही होगा। ये नाना कर्ट की ज़मीन है, यहाँ और कोई तो हो ही नहीं सकता। इस बार मैं थोड़ा गुस्से से चिल्लाया, स्टिक्स, मुझे डराना बंद कर दो। एक बार फिर कोई उत्तर नहीं। फिर एक कदम, एक टहनी के चटकने की आवाज़ और सरसराहट की आवाज़ें, इस बार मेरे ज़्यादा नज़दीक। स्टिक्स, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। मैं सच में तुम्हारी इन बेहुदा हरकतों से तंग आ चुका हूँ स्टिक्स।
अब खामोशी छा गई, एक गहरी खामोशी। तभी अचानक मैंने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। 2 ऊंचे चीड़ के पेड़ों की छाया के बीच से एक गहरे रंग की आकृति उभर रही थी। स्टिक्स? लेकिन वो स्टिक्स नहीं था। मैंने तिरछी नज़रों से पेड़ों की गहरी नीली छाया के बीच में देखा। उसमें से उभर रहा था एक गहरे रंग का कोट, उसके ऊपर रंग उड़े टाट के बोरे का सिर और काली पेंट की गई आंखों के ऊपर तिरछी गहरे रंग की एक टोपी। फिर मैंने जैकेट से बाहर निकले हुए एक तिनके को देखा। ये तिनका जैकेट की लंबी बाह से बाहर निकला हुआ था, यानी एक स्केयर क्रो। क्या वो हमारा पीछा कर रहा था? पीछा करते करते वो यहाँ नदी तक आ गया था। डर से आंखें बंद करके पेड़ों की छाया में से उसे कुटिलतापूर्वक दांत निकालते हुए देखकर मैंने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। चैप्टर 9। और तभी एक हाथ ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। मेरी चीख निकल गई और मैं घूम गया। स्टैनली चिंतित भाव से मेरी तरफ देख रहा था। वो और मार्क मेरे पीछे पीछे आ गए थे। जॉडी, क्या बात है? स्टैनली ने पूछा। मार्क, और मैंने सुना जैसे तुम हमें बुला रहे थे। क्या तुमने कोई गिलहरी या कुछ और देख लिया क्या? नहीं, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार जैसे तैसे खुद पर काबू पाकर मैंने कहा, मैंने एक स्केयरक्रो को देखा था। स्टैनली का मुंह खुला का खुला रह गया। मार्क ने संदेह भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, स्केयरक्रो? यहाँ जंगल में? मैं फिर से हकलाया। वो चल रहा था। मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, उसके चलने की आवाज़। स्टैनली के खुले हुए मुंह से एक बैठी हुई सी आवाज़ निकली। मार्क डर से जकड़ा हुआ मुझे घूरे जा रहा था। मैं चिल्लाया, देखो वो वहाँ है, वहाँ, उधर। लेकिन वो जा चुका था। चैप्टर 10। स्टैनली मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में उलझन साफ नजर आ रही थी। मैंने फिर से जोर देकर कहा, मैं सच कहता हूं, मैंने उसे देखा था, उन 2 पेड़ों के बीच में। अविश्वास से स्टैनली ने पूछा, तुमने वाकई देखा था एक स्केयरक्रो को? सच में? मैं देख रहा था कि अब वाकई वो भी डरने लगा था। मैं स्टैनली को डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कहा, अच्छा, हो सकता है वो कोई छाया ही रही हो। मैं पूरा भीग गया हूँ, मुझे लगता है मुझे धूप में बैठना चाहिए। स्टैनली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर गड़ाए हुए फिर से सवाल किया, लेकिन ये तो बताओ, क्या तुमने उसे वाकई देखा था? क्या तुमने स्केयरक्रो को यहाँ पर देखा था? अगर वाकई ऐसा है तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। मुझे किताब में देखना पड़ेगा। फिर वो बड़बड़ाते हुए मुड़ा और भाग गया। मैंने पीछे से पुकारा, स्टैनली, रुको, वापस आओ, हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो जा चुका था। 1 ही मिनट में वो आंखों से ओझल हो चुका था। मैंने मार्क से कहा, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और फिर मैं नाना कर्ट को इसके बारे में बताऊंगा। क्या तुम अकेले ये सारी रॉड्स लेकर चले जाओगे? क्या ये सब मुझे ले जाना होगा? मैं जानता हूँ कि मेरा भाई कितना आलसी है। मैंने उससे साफ शब्दों में कहा कि उसे ये लेकर जाना ही होगा। फिर मैं जंगलों के बीच से फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़ा। जब मैं मक्की के खेतों में पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे काले कोट पहने स्केयरक्रोज मुझे घूर रहे हों। जैसे ही मेरे जूते धप धप संकरे मिट्टी के रास्ते पर पड़े, मैं कल्पना करने लगा मानो फूस के हाथ मुझे पकड़कर भुट्टे के खेतों की ओर खींचने के लिए आगे बढ़ रहे हों। लेकिन स्केयरक्रो भुट्टों के पौधों के ऊपर से चुपचाप चौकीदारी करते हुए मौन खड़े थे। जब मैं उनके पास से टकराते हुए निकला तो भी वो नहीं हिले। आगे मैंने स्टैनली को अपने छोटे से घर की तरफ दौड़ते हुए देखा। मैंने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर जोर से उसे पुकारा, लेकिन वो अंदर गायब हो गया। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं नाना जी को बता दूंगा कि मैंने स्केयरक्रो को जंगल में हिलते डुलते देखा था। खलिहान का दरवाज़ा खुला था और मुझे लगा अंदर कोई चहलकदमी कर रहा है। मैंने हाँफते हुए पुकारा, नाना जी, क्या आप अंदर हैं? मेरे गीले बाल मेरे कंधों पर उछल रहे थे और मैं दौड़ते हुए खलिहान में घुस गया। दरवाजे से आती हुई रोशनी के कटघरे में खड़ा, अंदर अंधेरे में गौर से देखते हुए, बड़ी कठिनाई से सांस लेते हुए मैंने पुकारा, नाना जी, क्या आप यहाँ हैं?
दूर दीवार पर हल्की हल्की खुरचने जैसी आवाज़ सुनकर मैं उधर बढ़ा। नाना जी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस बड़े अंधेरे खलिहान में मेरी आवाज़ बहुत धीमी और डरी डरी सी लग रही थी। जब मैं पीछे की तरफ जा रहा था तो सूखे घास के फर्श पर मेरे जूतों के रगड़ने की आवाज़ हो रही थी। अचानक मैंने गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और मैं पलटकर घूम गया। रोशनी मंदी हो गई। ए! मैं चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। खलिहान का दरवाज़ा सरक कर बंद हो रहा था। मैं घबराया हुआ गुस्से से चिल्लाया, ओए, कौन है वहाँ? रुको! लड़खड़ाते कदमों से मैं बंद होते दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन पुआल पर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ा। जल्दी से जैसे तैसे मैं खड़ा हुआ और मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन मैं उतना फुर्तीला नहीं था। जैसे जैसे वो भारी भरकम दरवाज़ा सरक कर बंद होता जा रहा था, अंदर आती रोशनी भी कम हो रही थी और फिर एक कान फोड़ धमाके के साथ दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो गया। मेरे चारों तरफ अब अंधेरा फैल गया था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, अरे कोई मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। मेरी चीख धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। मैं ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। अपनी दोनों मुट्ठियों से मैं लकड़ी के दरवाजे पर घूंसे मारने लगा। फिर मैंने बड़ी ही बेचैनी से दरवाजे पर हाथ फिराकर उसकी सिटकनी या कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जिसे पकड़कर किसी तरह दरवाज़ा खोला जा सके। जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं घूंसों से दरवाजे को तब तक पीटता रहा जब तक मेरे हाथ दर्द न करने लगे। फिर मैं रुक गया और एक कदम पीछे हट गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शांत हो जाओ जॉडी, शांत हो जाओ। तुम्हें खलिहान से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम इसमें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए हो। मैंने अपनी दहशत को दूर करने का प्रयास किया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी सांस रोक ली, फिर बहुत ही धीरे से सांस छोड़ी, एकदम धीरे धीरे। मैं थोड़ा ठीक महसूस करने ही लगा था कि फिर से कुछ कुरेदने की आवाज़ आने लगी, सूखी चीज़ के रगड़ने की आवाज़, जूते की पुआल को कुचलने की आवाज़। मेरी फिर से ज़ोरदार चीख निकल गई। मैंने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और ध्यान से सुनने लगा। चर 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 कदमों की आहट, खलिहान के फर्श पर हल्के हल्के कदमों की आवाज़, अंधेरे में मेरी तरफ आते हुए कदम। चैप्टर 11। कौन कौन है वहाँ? कोई उत्तर नहीं। चर 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 हल्के हल्के कदम पास आ रहे थे। कौन है? बोलते क्यों नहीं? फिर से कोई उत्तर नहीं। मैं आंखें गड़ाकर अंधेरे में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये जो भी था स्थिर गति से लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा। मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन डर से मेरा गला अवरुद्ध हो गया था। मैं पीछे किसी से टकराया और डर से हाँफने लगा। मैं इतनी दहशत में था कि मुझे ये समझने में भी कुछ सेकंड लग गए कि वो सिर्फ एक लकड़ी की सीढ़ी थी जो ऊपर घास रखने की परछत्ती तक जाती थी। पैरों की चरमराहट पास और पास आ रही थी। मैंने रूंधी हुई धीमी आवाज़ में कहा, प्लीज़ प्लीज़ नहीं, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन गहरे अंधेरे में पैरों के घिसटने की वो आवाज़ मेरे और नज़दीक आती चली गई। मैंने सीढ़ी को एक तरफ से पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं जान पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीढ़ी पर चढ़ रहा था। मेरे हाथ काँप रहे थे और पैर इतने भारी हो गए थे मानो हजार हजार पाउंड के हों। लेकिन फिर भी नीचे उन डरावने घिसटते कदमों की आवाज़ से दूर जाने के लिए मैं कठिनाई से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए परछत्ती की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर मैं परछत्ती में पसर गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना तेज कि उन कदमों की आवाज़ को सुनने के लिए भी मुझे बहुत प्रयास करना पड़ रहा था। क्या मेरा पीछा किया जा रहा था? क्या वो चीज़ ऊपर तक मेरा पीछा करते हुए आ जाएगी? मैं सांस रोककर सुनने लगा। रगड़ने की आवाज़ें, घसीटते हुए कदम। चले जाओ यहाँ से, तुम जो कोई भी हो, चले जाओ। लेकिन सूखी रगड़ने और खुरचने की आवाज़ें फिर भी आती रहीं, जैसे तिनकों से तिनके रगड़े जा रहे हों।
अपने घुटनों के बल घिसटते हुए मैं परछत्ती की छोटी चौकोर खिड़की की तरफ मुड़ा। खिड़की से छनकर सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। सूरज की उस पीली रोशनी में जमीन पर बिखरे तिनके ऐसे चमक रहे थे मानो सोने के बारीक धागे हों। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं रेंग कर खिड़की के पास पहुंचा। एक मोटी रस्सी अभी भी खिड़की के किनारे पर बंधी हुई थी। इसी रस्सी से झूलते हुए मार्क और मैं खिड़की से नीचे फर्श पर उतरा करते थे। उसे देखकर मेरी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। खुश होते हुए मैंने खुद से कहा, अरे वाह, मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। रस्सी पकड़कर झूलते हुए इस परछत्ती से बाहर आ सकता हूँ, यानी मैं बच सकता हूँ। बड़े ही फुर्ती और बेचैनी से मैंने दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ लिया। फिर मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और नीचे फर्श की तरफ देखा, और डर और हैरानी से मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। चैप्टर 12। नीचे ताकते हुए मैंने एक काला टोप देखा। उसके नीचे एक काला कोट था, यानी एक स्केयरक्रो, खलिहान के द्वार के बाहर खड़ा हुआ मानो चौकीदारी कर रहा हो। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर उसने अपने हाथों और पैरों को झटका। मैं हैरानी से उसे घूर ही रहा था कि वो अपने फूस के हाथों को फड़फड़ाते हुए, अपनी पुआल की टांगों पर लड़खड़ाते हुए तेजी से खलिहान के एक तरफ चला गया। मैंने कई बार आंखें झपकाईं। क्या ये सब मेरा वहम था? क्या मुझे यूं ही कुछ भी दिखाई दे रहा था? मेरे हाथ ठंडे और गीले हो गए थे। मैंने रस्से को और कसकर पकड़ लिया और लंबी सांस लेकर उस चौकोर छोटी खिड़की से बाहर कूद गया। मोटा रस्सा खलिहान के सामने की तरफ झूल गया। मेरे पैर जोर से उस सख्त फर्श पर आ टिके। आउच! मैं चिल्लाया। रस्सी से मेरे हाथ छिल गए थे, लेकिन वो सब भूलकर मैं तेजी से खलिहान के दूसरी तरफ भागा। मैं उस स्केयरक्रो तक पहुंचना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या वो सचमुच एक स्केयरक्रो ही था, एक ऐसा स्केयरक्रो जो दौड़ सकता था। अपने डर को भूलकर मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा। खलिहान के इस तरफ वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अब तक मेरी छाती में दर्द होने लगा था और मेरी कनपटियां धक धक कर रही थीं। मैं मुड़ा और भागते हुए स्केयरक्रो को ढूंढने खलिहान के पीछे की तरफ चल दिया। तभी मैं स्टिक्स से टकरा गया। जैसे ही हम दोनों टकराए, हम जोर से चिल्लाए। मैंने जल्दी से खुद को उससे अलग किया और उसके पीछे देखा। स्केयरक्रो गायब हो चुका था। स्टिक्स ने सवाल किया, इतनी जल्दी में क्यों हो भाई? तुम तो मेरे ऊपर ही चढ़ गए थे। उसने घुटनों पर फटी रंग उड़ी हुई डेनिम की जीन्स और उड़े हुए बैंगनी रंग की चिपकी हुई कमीज पहन रखी थी, जो उसके दुबलेपन को साफ उजागर कर रही थी। उसके काले बाल पीछे छोटी सी पोनीटेल में बंधे हुए थे। मैंने हकलाते हुए कहा, एक स्केयरक्रो। और तभी उसी पल मैं अचानक सब कुछ समझ गया। उसी पल में मैंने स्केयरक्रो का सारा रहस्य सुलझा लिया। चैप्टर 13। वो स्केयरक्रो नहीं था, वो स्टिक्स था। पहले जंगल में नदी के पास और अब खलिहान के बाहर। वो फिर से अपनी घटिया चालें चल रहा था, अपनी गंदी शरारतें कर रहा था। अब मुझे अचानक ही यकीन हो गया कि पिछली रात स्टिक्स ने ही स्केयरक्रोज को झटके से खींचकर उनके खूंटों से अलग किया था। स्टिक्स को शहर के बच्चों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत मज़ा आता था। मार्क और मैं छोटे थे, तभी से वो हमारे साथ बेहूदे और डरावने मजाक करता आया था। कभी कभी वो अच्छा लड़का बन जाता था, लेकिन असल में वो बहुत ही निर्दय दिल का था। अचानक उसने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम मछली पकड़ रहे होंगे। जी नहीं, मैं मछली नहीं पकड़ रहा। मुझे ये बात बताओ स्टिक्स कि तुम हमेशा हमें डराने की कोशिश क्यों करते रहते हो? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उसने इस तरह से कहा मानो वो नहीं जानता कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा स्टिक्स, अब इसे बंद भी कर दो। मैं जानता हूं कि अभी तुम ही स्केयरक्रो बनकर मुझे डराने आए थे। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। स्केयरक्रो? कैसा स्केयरक्रो? उसने हैरान आंखों से बड़े ही भोलेपन से पूछा। तुमने स्केयरक्रो जैसा वेश बना रखा था, या फिर तुम उसे यहाँ लाकर रस्सी से या किसी और चीज़ से खींच रहे थे? लगता है तुम पूरी तरह से सनक गए हो जॉडी। मैं बिल्कुल नहीं सनका हूं। अब बस भी करो स्टिक्स। तुम हमेशा मुझे और मार्क को डराने की कोशिश क्यों करते रहते हो? और हमारी तो छोड़ो,
तुमने अपने पिता तक को डरा दिया है। स्टिक्स उत्तेजित होकर जोर से चिल्लाया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जॉडी? मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई का दिल बहलाने के लिए वेश बदलता रहूं? इतना फालतू टाइम मेरे पास नहीं है, समझे? लेकिन एक मिनट, अभी तुमने क्या कहा? क्या मेरे डैड डर गए थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। स्टिक्स बेचैनी से चिल्लाया। मुझे उन्हें ढूंढना होगा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो कुछ अनहोनी भी कर सकते हैं। और इतना कहते ही वो बेचैनी से तेज आवाज में अपने पिता को पुकारते हुए खलिहान के सामने की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। रात के खाने तक भी स्टिक्स अपने पिता को नहीं ढूंढ पाया था। मैंने भी उसे रात के खाने से तुरंत पहले ही देखा था। वो अपनी अंधविश्वासों की बड़ी सी किताब को बाहों के नीचे कसकर दबाए हुए था। उसने फुसफुसाकर मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। जॉडी, इधर आओ। नाना जी को स्केयरक्रो के बारे में कुछ मत कहना, वो परेशान हो जाएंगे और तुम उन्हें डराना नहीं चाहोगे, है ना? लेकिन स्टैनली, बताना तो होगा ही, ये कुछ बहुत अजीब हो रहा है, मैंने कहा। स्टैनली ने अपने होठों पर उंगली रखकर कहा, मत बताना जॉडी, तुम्हारे नाना जी को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। स्केयरक्रो के बारे में जो करना है वो मैं देख लूंगा। मेरे पास किताब है। मैं स्टैनली को बताने ही जा रहा था कि असल में वो स्केयरक्रो और कोई नहीं स्टिक्स था, जो हमारे साथ कोई घटिया मजाक कर रहा था। लेकिन ये बात कहने से पहले ही नानी ने हमें टेबल पर बुला लिया। स्टैनली अपनी किताब के साथ खाने की टेबल पर आया। हर कुछ कौर खाने के बाद वो उस बड़ी सी किताब में से कुछ पढ़ने लगता। पढ़ते समय उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन चूंकि मैं टेबल के दूसरे छोर पर बैठा था, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहा था। स्टिक्स अपनी प्लेट पर नजरें गड़ाए चुपचाप खा रहा था। वो शायद थोड़ा लज्जित महसूस कर रहा था कि उसके पिता खाने की मेज पर अंधविश्वासों की किताब पढ़ रहे थे। लेकिन नाना नानी एकदम भी हैरान नहीं लग रहे थे। वो मार्क और मुझसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे और बार बार हमें और खाना पकड़ा रहे थे, जैसे उन्होंने देखा ही ना हो कि स्टैनली क्या कर रहा है। मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि नाना नानी को बताऊं कि कैसे स्टिक्स मार्क और मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैंने स्टैनली की ही बात को मानना तय किया ताकि मेरे नाना परेशान न हो जाएं। और फिर दूसरी बात ये थी कि ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद स्टिक्स से निपट सकता था। उसे लगता था कि वो बहुत तगड़ा है, लेकिन मैं उससे ज़रा भी नहीं डरता। स्टैनली अभी भी पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते बड़बड़ा भी रहा था। नानी खाने के बर्तन हटा रही थी और मार्क और मैं उनकी मदद कर रहे थे। फिर नानी एक बड़ी सी चेरी पाई लेकर आई तो हम सब फिर से टेबल पर बैठ गए। मार्क पाई को देखकर फुसफुसाया, हमारा दुर्भाग्य। उसने ठीक ही कहा था, मेरे मुंह से निकल गया। अरे नाना जी को तो एप्पल पाई पसंद है ना? नानी मरियम थोड़ा दुखी होकर बोली, साल का ये टाइम सेब के लिए अभी बहुत जल्दी है। लेकिन नाना जी को तो चेरी से एलर्जी है। नानी चांदी के पाई कटर से पाई को काटते हुए बोली, चेरी पाई सभी को पसंद है। क्यों, ठीक है ना स्टैनली? स्टैनली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी मनपसंद है। नानी मरियम हमेशा मेरी मनपसंद चीज़ें परोसती हैं। डिनर के बाद एक बार फिर से नाना जी ने मार्क और मुझे डरावनी कहानी सुनाने से मना कर दिया। हम सब लोग फायरप्लेस के चारों तरफ बैठकर चटपटाती हुई पीली लपटों को देख रहे थे। हालांकि अभी गर्मी थी, लेकिन अब शाम को हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि बढ़िया तपी आग का लुत्फ उठाया जा सके। मैंने नाना जी को एक बार फिर से कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो उदास आंखों से इधर उधर देख रहे थे। फिर उन्होंने कमरे के उस किनारे बैठे स्टैनली पर एक नज़र डाली। आह भरकर वो बोले, काश मुझे कुछ अच्छी कहानियाँ आती, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। थोड़ी देर बाद मार्क और मैं धीरे धीरे ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मार्क ने धीरे से कहा, उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत अलग अलग से लग रहे हैं। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, ये तो है, यहाँ सभी लोग पहले से अलग लग रहे हैं। स्टिक्स को छोड़कर वो अभी भी पहले की ही तरह हम शहरी बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा है। मार्क ने सलाह दी, हमें उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमें ऐसे दिखाना चाहिए कि हम उसे उस बेवकूफ़ी भरे स्केयरक्रो के वेश में इधर से उधर भागते दौड़ते देख ही नहीं रहे हैं। मार्क की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उसे गुड नाइट कहा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चैप्टर 14। नाना जी प्लीज नहीं।
जैसे ही उन्होंने अपनी फूस की बाहें मेरी तरफ बढ़ाईं, मैं जोर से चिल्लाया। उन्होंने गुस्साए हुए कुत्ते की तरह अपने दांत निकाले और तीखी डरावनी आवाज में गुर्राए। फूस के हाथ मुझे पकड़ने के लिए नीचे की ओर बढ़े। नाना कर्ट का चेहरा वही था, वही चेहरा जो मैं हमेशा से जानता था। बस केवल उनकी आंखें तटस्थ सी थीं, निर्विकार और निर्जीव सी। जैसे ही मैं उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फूस के हाथ ब्रश की तरह मेरे चेहरे पर फिर गए। अपने हाथों को मुंह के आगे ढाल बनाते हुए मैं एक कदम पीछे हटा। नाना जी, क्या बात है? ये क्या हो रहा है? नाना जी बिना कोई जवाब दिए मुझे पकड़ने के लिए फिर से आगे बढ़े। उनकी आंखें अब गुस्से में सिकुड़कर छोटी हो गई थीं। मैं एक बार फिर से चिल्लाया और फिर लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। अचानक वो मेरी तरफ झुककर बढ़े तो उनके पैरों के फर्श पर रगड़ने की आवाज़ हुई। मैंने नीचे नज़र डाली तो उनकी पैंट की मोहरियों से फूस के तिनके बाहर निकले हुए दिखाई पड़े। उनके पैर, वो भी फूस के ही थे। नाना कर्ट, नाना कर्ट, ये क्या हो रहा है? ये इतनी तीखी और डरी डरी सी आवाज़ क्या मेरी ही थी? उन्होंने एक हाथ झुलाया। जैसे ही हाथ मेरे ऊपर तेजी से घूमा, तिनकों ने मेरी पीठ को खरोंच दिया। मैंने दरवाजे की मूठ को पकड़ा और घुमाया और दरवाजे को खींचकर खोल दिया। मैं फिर चिल्लाया क्योंकि दरवाज़ा खोलते ही इस बार मैं नानी मरियम से टकराया था। मैं चिल्लाया, मदद करो नानी मरियम, प्लीज़ मेरी मदद करो, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। नानी के चेहरे के भाव ज़रा भी नहीं बदले। उन्होंने पलटकर मुझे घूरा। हॉल के रास्ते की मध्यम रोशनी में उनका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था और मैंने देखा कि उनका चश्मा पेंट किया हुआ था और उनकी आंखें, उनका मुंह और बड़ी सी गोल नाक, पूरा चेहरा ही पेंट किया हुआ था। मैं चिल्लाया, आप असली नहीं हैं। और जब नाना कर्ट के फूस के हाथों ने मेरे चेहरे को घेरा तो मेरे चारों तरफ अंधेरा घेर आया। चैप्टर 15। सांस अवरुद्ध होने और खांसने से मैं जाग गया। चारों तरफ अंधेरे से घिरा हुआ गहरा अंधेरा। मुझे ये समझने में कुछ पल लगे कि मैं चेहरे पर तकिया रखकर सोया हुआ था। पलंग के पैताने तकिए को फेंकते हुए मैं उठ गया। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और चेहरा गर्म हो गया था। पसीने से मेरी शर्ट गीली होकर कमर में चिपक गई थी। मैंने खिड़की की तरफ ताका। अचानक मुझे डर लगा कि कहीं फिर से कोई काली छाया अंदर आती न दिखाई दे जाए। पर्दे धीमे धीमे हिल रहे थे। तो इसका मतलब ये सब एक सपना था, एक डरावना बुरा सपना। एक गहरी सांस लेकर मैंने धीरे धीरे अपने पैर फर्श पर रखे। फिर मैंने खिड़की में से सुबह की धुंधली रोशनी की तरफ देखा और खुद को आश्वस्त किया कि वो सिर्फ एक सपना था। मुझे निचली मंजिल पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। डगमगाते कदमों से अलमारी की तरफ जाकर मैंने धुले हुए कपड़े निकाले, डेनिम के कटे हुए शॉर्ट्स और एक नीली टी शर्ट। ऐसा लगता था कि मुझे काफ़ी एलर्जी हो गई थी और मेरी आंखों में पानी भर आया था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। आंखें मलते हुए मैं खिड़की की तरफ गया और एक बार फिर से बाहर झांका। सेब के पेड़ के ऊपर से उगते सूरज का लाल गोला झांक रहा था। घास के पीछे मकई के पौधों का गहरा सागर सा फैला हुआ था और उनके ऊपर स्केयर क्रोज तन कर बाहें फैलाए खड़े थे, मानो सुबह का स्वागत कर रहे हों। मुर्गे ने बांग दी। मैंने सिर को झटका दिया और उस बुरे सपने को भूलने की कोशिश की। फिर तैयार होकर मैं नाश्ता करने नीचे चला गया। जब मैं पहुंचा तो मार्क भी किचन में दाखिल हो रहा था। टेबल पर नानी मरियम अकेली बैठी थी और उनके सामने गर्मा गर्म चाय का प्याला रखा था। हमें देखकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छी नींद आई? मेरा दिल किया कि अपने डरावने सपने के बारे में उनको बताऊं, लेकिन नाना जी की खाली कुर्सी को देखकर मैंने पूछा, नाना जी कहाँ हैं नानी? वो सब आज जल्दी ही चले गए। इतना कहकर नानी खड़ी हुई और अलमारी में से कॉर्नफ्लेक्स का एक बड़ा सा डिब्बा लाकर उन्होंने मेज़ पर रख दिया। पैनकेक आज भी नहीं है? मार्क एकदम से बोल पड़ा। जाते जाते नानी कमरे के बीच में ही रुक गई और बोली, मैं पैनकेक बनाना बिल्कुल भूल गई हूँ। क्या तुम संतरे का जूस लेना चाहोगे? ताज़ा निकाला हुआ है। नानी ने दूध का डिब्बा मेरे प्याले के पास रख दिया। वो मुझे देखकर मुस्कुराईं, लेकिन उनके चश्मे के पीछे उनकी आंखें उदास थीं।
फिर वो धीरे से बोली, उम्मीद है तुम्हें यहाँ मज़ा आ रहा होगा। मैं एकदम से फट पड़ा। ज़रूर आ रहा होता अगर यहाँ स्टिक्स ना होता। वो फिर से हमें डराने की कोशिश कर रहा है। नानी ने मुलायम स्वर में कहा, तुम तो स्टिक्स को जानते ही हो वो कैसा है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों आज क्या कर रहे हो? घुड़सवारी के लिए आज का दिन बहुत सुहावना है। आज सुबह जाने से पहले तुम्हारे नाना जी ने स्टैनली को बेट्सी और मैगी की जीन कसने के लिए बोल दिया था कि शायद तुम लोग घुड़सवारी के लिए जाना चाहो। मैंने उत्साह से कहा, हाँ, उसमें तो बड़ा मज़ा आएगा। क्या कहते हो मार्क? बाहर गर्मी ज़्यादा हो जाए उससे पहले ही चलें? मार्क भी इसके लिए तैयार हो गया। कॉर्नफ्लेक्स का डिब्बा उठाते हुए नानी बोली, तुम दोनों को हमेशा से छोटी नदी के किनारे घुड़सवारी करने में मज़ा आता था। मैं खड़ा कमरे के दूसरी तरफ नानी को टकटकी लगाए देख रहा था। उनके लाल घुंघराले बालों, थुल-थुल बाहों और फूलों वाली ड्रेस को निहार रहा था। अचानक मेरे मुंह से निकला, आप ठीक तो हैं ना नानी मरियम? क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और मुझसे नज़रें चुराते हुए शांत स्वर में बोली, मेरी चिंता मत करो, जाओ जाकर घुड़सवारी का मज़ा लो। नाना कर्ट बेट्सी और मैगी को हमेशा बूढ़ी भूरी घोड़ियाँ कहकर बुलाते थे, क्योंकि दोनों ही ब्राउन रंग की थीं और दोनों ही बूढ़ी हो गई थीं। जब मार्क और मैं उनकी काठी पर चढ़कर उन्हें खलिहान से बाहर हाँकते तो वे थोड़ा तुनक जाती थीं। हम शहरी बच्चों के लिए वो एकदम सही घोड़े थे, क्योंकि हमें घुड़सवारी का मौका सिर्फ तभी मिलता था जब गर्मियों में हम नाना के फार्म पर आते थे। हम लोग कोई बहुत कुशल सवार नहीं थे। इन दो टट्टुओं पर हिचकोले खाते खाते आगे बढ़ना ही हमारी गति थी। इतना धीरे धीरे आगे बढ़ने पर भी मैं अपने घुटनों को बेट्सी की बगल में घुसाए रखता था और अपनी जान की खातिर काठी के अगले भाग को कसकर पकड़े रखता था। आज जैसे ही मैं बेट्सी पर उछलकर चढ़ा, मेरे चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाने लगीं। मैंने काठी की मूठ से हाथ हटाकर बेट्सी की पीठ पर बैठी एक बड़ी सी मक्खी को हटाया। जब मार्क और मैं घोड़ों पर आगे बढ़े तो अनेकों स्केयर क्रोज हमें पीछे से घूर रहे थे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि हमने ये फैसला किया था कि अब हम स्केयर क्रोज के बारे में एकदम भी बात नहीं करेंगे। मैंने अपनी नज़रें जंगल की तरफ घुमाईं और बेट्सी की लगाम खींची ताकि वो थोड़ी तेज़ चले, लेकिन वो उसी मंद गति से चलती रही। मार्क ने कहा, मैं सोच रहा था कि क्या अभी भी ये घोड़े एड़ लगाने से तेज़ दौड़ पाते हैं? लगाम को कसकर पकड़ते हुए मैंने कहा, चलो देखते हैं। मैंने अपने जूतों की एड़ियाँ बेट्सी की पसलियों में घुसाईं और चाबुक से धीरे से मारते हुए चिल्लाया, दौड़ो बेट्सी दौड़ो। अरे वाह! बूढ़ी घोड़ी ने आज्ञा मानते हुए एड़ लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि वो मेरी बात को मानेगी। मैंने मार्क को पीछे से चिल्लाते हुए सुना, अरे ठीक है, शांत हो जाओ। जैसे ही दोनों घोड़ियों ने स्पीड पकड़ी, उनके खुरों की टापें जोर जोर से रास्ते पर पड़ने लगीं। मैं काठी पर जोर जोर से उछल रहा था। मैंने काठी को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रोल कम हो रहा था और मैं मन ही मन सोच रहा था कि कहीं मैंने ऐसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी अचानक एक काली आकृति इतनी तेज़ी से रास्ते पर आकर टकराई कि मुझे चीखने तक का मौका नहीं मिला। सब कुछ बहुत ही तेज़ी से घटित हुआ था। बेट्सी तेज़ी से दौड़ रही थी और मैं उसकी पीठ पर जोर जोर से उछल रहा था, इतनी जोर से कि मेरे पैर रकाब के बाहर निकल गए। वो काली आकृति ठीक हमारे सामने आकर कूदी। बेट्सी चौंक कर जोर से हिनहिनाई और पिछले पांवों पर खड़ी हो गई। गिरते गिरते भी मैंने देख ही लिया था कि रास्ते पर कौन कूदा था। ये दांत निकाले हुए एक स्केयर क्रो था। चैप्टर 16। बेट्सी जोर के हिनहिनाहट के साथ ऊपर उठी। मेरे हाथों ने लगाम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी पकड़ से फिसल गई। मुझे लगा मानो आसमान मेरे ऊपर लुढ़क कर आ रहा है और फिर झुक गया है। मैं काठी से बाहर पीछे की तरफ फिसला और घोड़े से अलग हो गया। मेरे पैर पागलों की तरह लटके हुए रकाब को पकड़ने के लिए छटपटा रहे थे। फिर मैं जोर से पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। मुझे एकदम अचानक रुकने से लगा वो धक्का याद है वो हैरानी कि ज़मीन कितनी सख्त महसूस हुई थी और कि कितनी जल्दी इतना दर्द मेरे सारे शरीर में दौड़ गया था। आसमान चमकते हुए लाल रंग का हो गया था, दमकता हुआ सिंदूरी, मानो कोई विस्फोट हुआ हो। और फिर वो सिंदूरी रंग गहरे और गहरे अनंत काले रंग में विलुप्त हो गया।
अपनी आंखें खोलने से पहले मैंने धीरे धीरे कराहने की आवाज़ सुनी। मैंने उस आवाज़ को पहचान लिया। ये मार्क की आवाज़ थी। मेरी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन मैंने उसे पुकारने के लिए अपना मुंह खोला। मेरे होंठ हिले, लेकिन उनसे कोई आवाज़ नहीं निकली। मेरे नज़दीक से ही एक बार फिर से उसकी धीमी कराहट मुझे सुनाई दी। आह मार्क, मैं किसी तरह से बोल पाया। मेरी पीठ दुख रही थी, मेरे कंधों में दर्द था और मेरा सिर धक धक कर रहा था। हर जगह पीड़ा ही पीड़ा थी। मार्क ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कलाई टूट गई है। क्या तुम भी गिर गए थे? मैंने उससे पूछा। हाँ, मैं भी गिर पड़ा था, उसने कराहते हुए कहा। आखिर मैंने अपनी आंखें खोली और धुंधले से आसमान को देखा। कुछ भी साफ नहीं था, सब कुछ धुंधला सा था। मैं आसमान की ओर ताक कर उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था और तभी मैंने आसमान के सामने एक हाथ को देखा। एक हाथ नीचे मेरी तरफ आता हुआ, एक हड्डियों जैसा हाथ भारी काले कोट में बाहर आता हुआ। मुझे समझ आ गया कि ये एक स्केयरक्रो का हाथ था। मैं असहाय सा उसे ताक रहा था और स्केयरक्रो का वो हाथ मुझे दबोचने के लिए नीचे और नीचे आ रहा था। चैप्टर 17। उस हाथ ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं इतना डर गया कि चिल्ला भी नहीं पा रहा था, इतना हैरान कि कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखें काले कोट की बाहों से होती हुई कंधों तक और फिर उसके चेहरे तक चली गईं, लेकिन सब कुछ धुंधला सा था, एक डरावना धुंधलापन। और फिर वो चेहरा स्पष्ट हो गया। मैं चिल्लाया, स्टैनली! वो मेरे ऊपर झुक गया। उसके कान सुर्ख लाल थे और चेहरा चिंता से तना हुआ। उसने हल्के से मेरे कंधे को पकड़ा। जॉडी, तुम ठीक तो हो ना? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे स्टैनली, ये तुम हो? मैं ठीक हूँ शायद, पता नहीं, लेकिन सब जगह दर्द हो रहा है। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बड़ी राहत मिली है। तुम कितनी बुरी तरह गिरे थे घोड़े से। मैं खेत में था और मैंने स्केयरक्रो को देखा था, स्टैनली ने कहा। डरी हुई आंखों से आगे धूल के रास्ते पर देखते हुए उसकी आवाज़ घिसटती गई। मैंने उसकी भयभीत नज़रों का पीछा करते हुए देखा कि स्केयरक्रो नीचा मुँह किए हुए बीच रास्ते में पड़ा था। स्टैनली थोड़ा डर से थरथराते हुए बोला, मैंने उसे कूदकर बाहर आते देखा था। तभी नज़दीक कहीं से मार्क के कराहने की आवाज़ आई। मेरी कलाई। मैं घूमा और देखा कि स्टैनली उसकी तरफ दौड़ पड़ा था। मार्क रास्ते के किनारे अपनी कलाई पकड़कर बैठा था। वो बोला, देखो, मेरा हाथ सूजने लगा है। सिर हिलाते हुए स्टैनली ने कहा, ओहो, ये तो बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन हो सकता है सिर्फ मोच हो। अच्छा होगा कि हम तुम्हें घर ले चलें और इसके ऊपर बर्फ लगाएं। क्या तुम मैगी पर चढ़कर चल सकते हो? मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने घोड़े पर चलूँगा। मैं लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मैंने पूछा, मेरी घोड़ी कहाँ है? वो तो वापस सरपट खलिहान की तरफ दौड़ गई। पिछले कई सालों में मैंने इतना तेज़ दौड़ते हुए उसे कभी नहीं देखा, स्टैनली ने जवाब दिया। फिर उसने नीचे स्केयरक्रो की तरफ एक नज़र डाली और एक बार फिर से कांप उठा। फिर वो जल्दी से मार्क को पैरों पर खड़ा होने में मदद करने लगा। मैं समझ गया कि स्टैनली जितनी जल्दी हो सके यहाँ से, यानी स्केयरक्रो से दूर जाना चाहता है। मैं कुछ कदम बढ़ा और मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम मार्क को घोड़े पर ले जाओ, मैं पैदल आ रहा हूँ। मैं खड़ा उन्हें घर की तरफ जाते देखता रहा। स्टैनली काठी पर मार्क के पीछे लगाम पकड़कर बैठा था ताकि मैगी को धीरे धीरे चलने के लिए काबू में रख सके। मार्क ने कलाई को अपनी छाती के सहारे रखा और पीछे स्टैनली का सहारा लेकर बैठ गया। मैंने अपनी पीठ के दर्द को कम करने के लिए अपनी बाहों को सिर के ऊपर खींचकर फैलाया। मेरा सिर भी दर्द कर रहा था, लेकिन इसके अलावा मैं बाकी ठीक ही महसूस कर रहा था। मैंने रास्ते पर सिर नीचा किए अव्यवस्थित ढंग से पड़े स्केयरक्रो पर एक गहरी नज़र डाली और फिर ध्यान से उसकी तरफ चला। मैंने उसकी बगल में अपने जूते की नोक को घुसाया। उसके कोट के नीचे तिनके चरमराए। फिर मैंने उसे जूते से थोड़ा और ढकेला। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं क्या सोचकर ऐसा कर रहा था। मैंने गुस्से से चीखते हुए उसे फिर से एक बार जोर से लात मारी, फिर दोबारा लात मारी। उसका टाट का सिर रास्ते पर लुढ़क गया,
लेकिन स्केयर क्रो की वो पेंट की हुई भयानक हंसी नहीं गई। मैंने अपने आप से कहा, अरे ये सिर्फ एक स्केयर क्रो ही तो है। फिर मैंने उसे एक आखिरी लात मारी जिससे जैकेट में से तिनके बाहर निकलकर बिखर गए। ये बस एक स्केयर क्रो ही था जिसे स्टिक्स ने रास्ते में फेंक दिया था। मार्क और मैं इस बेहुदा मजाक की वजह से मर भी सकते थे, लेकिन हम भाग्यशाली थे कि ऐसा नहीं हुआ। ज़रूर ये सब स्टिक्स ने ही किया था, लेकिन क्यों? ये सब अब मजाक की हद से आगे जा रहा था। स्टिक्स हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहा था? इससे आगे की कहानी के लिए सुने R.L. स्टाइन की गूज़बम्प्स सीरीज की कहानी स्केयरक्रो वॉक्स एट मिडनाइट का दूसरा और आखिरी भाग।